अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो टैरिफ्स आयद किए गए हैं उसका बाकायदा इतलाक कल यानी कि 7 अगस्त से शुरू हो गया है। और जिन ममालिक के साथ तो अमरीका का तजारती मुआहदा हो गया है, उन ममालिक के साथ तो अमरीका ने रियायत बरती है और पाकिस्तान भी उन चंद ममालिक में शामिल है कि जिनके साथ एक तजारती मुआहदा जो है वो तय पा गया है, जिसकी वजह से बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर जो इम्पोर्ट टैरिफ आयद किए गए हैं वो कम है। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो है भारत से मुताल्लिक, क्योंकि भारत और अमरीका पिछले 2 दहाइयों से आपस में जिस तरीके से उनके ताल्लुकात बढ़ रहे थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, और जो इस दफ़ा जो सारी सूरत हाल बनी है उसके नतीजे में एक तो जो 25% इमीडिएटली जो इतलाक है जो भारतीय मसनूआत अमेरिका में जाती हैं उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो आयद कर दी गई है। लेकिन उससे भी जो बड़ी खबर है, क्योंकि भारत के रूस के साथ भी बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हैं और जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तो उस वक्त से डिस्काउंटेड रेट के ऊपर रशिया से भारत तेल भी खरीद रहा है। और उसकी सज़ा जो है अमरीकी सदर ट्रंप ने अब भारत को दी है, एडिशनल 25% जो इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की है उन्होंने भारत के ऊपर, जिसका मतलब है कुल मिलाकर 50% जो इम्पोर्ट टैरिफ भारतीय गुड्स के ऊपर लगने जा रहा है। लेकिन इसका इतलाक शहबाज ऑफ कोर्स जो एडिशनल % है 21 डेज का अभी टाइम दिया गया है, 27 अगस्त से होगा। क्योंकि शायद और ट्रंप का स्टाइल भी यही है कि वो इस तरह के फैसले करके निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक जो 25% ड्यूटी भी इंडिया की मसनूआत के ऊपर आयद की गई है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, गिवन द फैक्ट कि हिस्टोरिकली जो इनके आपस में रिलेशनशिप रहे हैं। और यही आई थिंक ट्रंप का खासा है कि जो लोगों को खदशा था कि जब ये सदर बनेंगे तो बहुत सी चीज़ें अनहोनी होंगी, तो अनहोनी हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, अनहोनी हो रही है। इस साल फरवरी ही की बात है जब वज़ीर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपना अजीम दोस्त करार दिया। फिर दोनों ममालिक के दरमियान उसमें जो गर्मजोशियाँ थी वो बढ़ गई। फिर ये इन्होंने इस बात का एक इनकी इंडिकेशन थी कि $500 अरब की एक तजारती डील भी करेंगे, जिसके तहत 2030 तक दोनों ममालिक ने जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $500 अरब तक दुगने से भी ज़्यादा बढ़ाना था। और एक्सपेक्टेशन यही थी कि बाय सितंबर अक्टूबर दिस ईयर और फॉल ऑफ दिस ईयर ये तजारती डील हो जाएगी। लेकिन फिर भारत ने बहुत बड़ी हमाकत की है, वो हमाकत थी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। और उसके बाद से लेके आज तक जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात है वो नहीं है जिसकी आपको उसकी एक रिफ्लेक्शन नजर आई थी फरवरी 2025 में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। बट अब अगर कमिंग टू द टॉपिक, इट वाज अ सेटबैक एंड इट इज द सेटबैक फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है यूएस की। ऑल इसके ऊपर मुख्तलिफ एनालिसिस आ रहे हैं कि इसका लॉन्गर टर्म में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या इसकी इंप्लीकेशंस हैं। बट एक चीज़ बड़ी वाजे हो गई है कि जिस तरीके से इंडिया एक रोल प्ले कर रहा था खित्ते में, खासतौर पर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का भारत एक टूल बना हुआ था अगेंस्ट चाइना, रशिया के अगेंस्ट उतना जितना वो चाइना कंटेनमेंट का हिस्सा था वो चीज़ें अब काफ़ी हद तक जो है वो बैक बर्नर के ऊपर चली गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आई थिंक जो लोग ये सवाल या इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इस कदर ख़राब हो गए हैं, और ख़ास करके ट्रंप और मोदी के दरमियान जो एक दोस्ती थी, सारों को पता था, माजी में एक दूसरे की इलेक्शन रैलीज में भी वो शिरकत करते रहे हैं। तो उसकी एक जो इंडिकेशन है कि पिछले साल सितंबर में इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले जो अमेरिका में सदारती हुए थे, अमरीकी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर गए थे और उसमें बाइडन ज़ाहिर है कि सदर से उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो उस वक्त खुद बाकायदा तौर पर जो उम्मीदवार थे रिपब्लिकन ट्रंप, उन्होंने दावत दी थी उनको अपनी इलेक्शन रैली में कि वो शिरकत करेंगे, और बाद में शिरकत नहीं की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और उसकी वजह ये बताई गई क्योंकि उन्होंने जो कामला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट और डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट थी उनके साथ भी मिलना था, लेकिन वो लास्ट मिनट पे मीटिंग कैंसिल हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये एडवाइस किया गया कि शायद ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप एक कैंडिडेट को मिलेंगे तो उससे तासुर जाएगा कि शायद आपका झुकाव उस तरफ है। तो उन्होंने हीले बहाने किए और कहा कि शायद वो मसरूफ हैं तो नहीं मिल सकते। उसको कहा जाता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने बड़ा पर्सनल लिया, क्योंकि वो अनाउंस कर चुके थे कि मेरे दोस्त मोदी जो हैं वो इलेक्शन रैली में शिरकत करने के लिए आ रहे। एक तो, और दूसरा शायद इनकी कैलकुलेशन ये थी कि प्रॉबेबली ट्रंप जो है वो हार जाएंगे, कामला हैरिस जीत जाएगी, तो ये मामला एक तो ये चीज़ है। दूसरा आपने इंडिया वाला फैक्टर तो बता ही दिया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आई थिंक फैक्टर है कि अगर आप बाकी दुनिया के ममालिक देखें जो ट्रंप ने जिन ममालिक के खिलाफ ये एक्शंस लिए हैं, सिवाय चाइना के, चाइना ने रिटेलिएट किया है और चाइना रिटेलिएट कर सकता है,
भारत का अगर आप रिएक्शन देखें तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बड़ी नामुनासिब बात है, सिर्फ हमारे ताल्लुकात नहीं है, रूस से हम सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे, यूरोप की जो ट्रेड है कुछ $67 बिलियन की है, खुद अमेरिका आज भी कई ऐसी मसनूआत हैं जो रशिया से खरीदता है, तो हमें सिर्फ निशाना बनाना दैट डजंट मेक सेंस। तो भारत ने उस तरीके से अभी तक रिटेलिएट नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी उस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड के स्टेक्स जो है वो कितने हाई हैं सारी क्राइसिस। कामरान, दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि ईरान से भी तेल खरीदने के ऊपर पाबंदी थी और गालिबन माजी में अमेरिका जो है उसको एग्जाम्पशन देता रहा, वेवर मिलते रहे, और ये बात पाकिस्तान में भी कोर्ट होती रही कि अगर इंडिया एग्जाम्पशन ले सकता तो पाकिस्तान क्यों नहीं एग्जाम्पशन ले सकता। रशिया से बिल्कुल आपने जैसे कहा कि तेल खरीदते रहे और जब से 2022 ऑनवर्ड्स रशियन जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं ऑयल के ऊपर जो उस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं थे, मतलब एक था कि आप इस एक प्राइस है मिनिमम, उससे ऊपर आप उनको पे नहीं करेंगे। उस से लेके आज तक जो अभी जो खबर भी फाइनेंशियल टाइम्स की थी, कोई 137 अरब डॉलर का जो भारत ने वो तेल खरीदा है रूस से, और इस साल के पहले 5 माह में कोई 19.5 या 20 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। तो काफ़ी एक बड़ा हजम है। और इसका जो इवन कि एग्जेक्टिव ऑर्डर भी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो जो उन्होंने अनाउंस किया है कि आई डिटरमिन दैट इट इज नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट टू इम्पोज एन एडिशनल ad valorem duty on imports of articles of India which is directly or indirectly importing Russian Federation oil। और आपने इंडिया का तो जिक्र कर ही दिया कि उनके एक फॉर्मर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जिन्होंने ये बात कही कि जी हम ही क्यों टारगेट है, हमें क्यों हदफ बनाया जा रहा है, चीन भी है। तो दिस इज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड ये भी है कि हम इंडिया की तरफदारी नहीं कर रहे। जब ये रशिया यूक्रेन जंग का आगाज हुआ था तो जाहिर है कि यूरोप ने भी अमेरिका ने भी इनके ऊपर पाबंदियां आयद की थी और उनसे तेल लेना बंद कर दिया था। खास करके रशिया की जो ऑयल जो कंजम्पशन है वो ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट्स में होती थी। जब उन पर पाबंदियां लगी, उन्होंने तेल खरीदना कम कर दिया, तो उन्होंने डाइवर्ट किया यूरोप ने जो बाकी ट्रेडिशनल गल्फ की जो मार्केट्स हैं वहाँ से तेल खरीदना। और इंडिया क्योंकि एक बड़ी मईशत है तो खदशा ये था कि अगर यूरोप भी जो रिवायती तौर पर जहाँ से तेल नहीं खरीदता और रूस को छोड़ के अगर गल्फ से तेल खरीदेंगे, चीन भी खरीद रहा है, फिर भारत भी खरीद रहा है, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस आ जाता, तेल की कीमतें आसमान से बातें करती। तो ये कही जाती है कि बाइडेन इंतजामिया के साथ भारत की ये कहीं ना कहीं एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि आप डिस्काउंटेड रेट के ऊपर रशिया से तेल खरीदें ताकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ताकि वो तेल जो ट्रेडिशनली वो गल्फ मार्केट से खरीदते थे वो स्पेयर कर सकें यूरोपियन जो मार्केट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर भारत जो है ये भी गिला कर रहा है कि हमारे साथ आपने हाथ किया है, हमने तो आपको बेसिकली मदद की थी अमेरिका की भी, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो स्टेबलाइज रहे। लेकिन ट्रंप थोड़ी सुनते हैं। अच्छा, दो चीजें बड़ा क्विकली डिस्कस करते हैं, फिर आपने उसका जिक्र भी करना है जो वज़ीर नरेंद्र मोदी गालिबन चीन का भी दौरा कर सकते हैं। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। फील्ड मार्शल जो है उन्होंने अमेरिका भी जाना, दैट इज आल्सो ऑन आवर एजेंडा। एक रॉयटर्स की खबर आज आई है कि इंडिया ने, जो आप फरमा रहे हैं कि रिटेलिएट अभी तक नहीं किया, इंडिया ने जो कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने से रिकनेसेंस इसके लिए इंडियन नेवी के लिए इन्होंने 6 जहाज खरीदने थे। 3.6 अरब डॉलर की ये डील थी। रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया कि इंडिया फिलहाल उस डील को उसने पॉज कर दिया और वो जो है वो अमेरिका से ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो नहीं खरीदेगा। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिटेलिएशन। प्रेसिडेंट ट्रंप इन चीज़ों को बड़ा माइंड करते हैं कि जब इस तरह की जो ट्रेड डील्स होती हैं उनको पॉज किया जाए, सस्पेंड किया जाए। और उसके साथ ही रशिया में आपको पता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जा चुके हैं और S-400 या S-500 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 पाकिस्तान ने तबाह किया था जंग के दौरान, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी वहां पे बात चल रही है। तो इंडिकेशंस हैं। बट एक चीज वेरी क्विकली बिफोर वी क्लोज दिस यूएस टॉपिक, वो ये कि पाकिस्तान के लिए क्या है इस 50% ड्यूटी के अंदर, पाकिस्तान के लिए क्या फायदा। पहले हमारा रेट आपको पता है एडिशनल 19% है, इंडिया का 25% है। तो कोई खास फर्क नहीं था। इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान में जो शरह सूद है 11% है, इंडिया में ऑन एन एवरेज 5.5% है। इंडिया में जो बिजली पाकिस्तानी रुपए में 20 रुपए फी यूनिट पड़ती है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो 40 रुपए फी यूनिट ले रही है डिस्पाइट रिसेंट रिडक्शंस। तो वो कोई कंपैरिजन कोई रेलेवेंट, इनको उस तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं था। करेंसी हमारी बहुत वीक है। तो इस सारे सूरत हाल में ये 50% टैरिफ हो जाता है और पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो राइट, उनके पास जो है वो सेट ऑफ मशीनरी हो, उनके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो। दिस इज द टाइम टू पेनिट्रेट इन द यूएस मार्केट्स और किसी भी किस्म की ये हुकूमत से कोई सब्सिडी या कोटा उसकी तरफ ना जाए। ये बहुत बड़ा गैप है, 19 और 50 का बहुत बड़ा फर्क है और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को अब चाहिए कि इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। और बिल्कुल, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अभी मेरे सामने ये ब्लूमबर्ग का अभी ये आर्टिकल उन्होंने अपलोड किया है
और पाकिस्तान से मुताल्लिक है कि एक तरफ तो पाकिस्तान का अनएक्सपेक्टेडली अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो गर्म जोशी की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भारत के साथ है। और उसकी जो पहली जो लाइन है इस आर्टिकल की, उसमें लिखा हो कि वर्चुअली अलोन इन द वर्ल्ड पाकिस्तान सीम्स टू हैव प्लेड इट्स कार्ड्स राइट विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये जो अगर इसी के आर्टिकल ये कह रहा है आप जो जिक्र कर लें जो फील्ड मार्शल का जो विजिट है और एक्सपेक्टेड। जी बिल्कुल, क्योंकि इतलात ये आ रही हैं वैसे सरकारी सतह के ऊपर ISPR ने, और उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन इस वीकेंड के ऊपर कहा जा रहा है कि मे बी जब हम ये बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी फ्लाई कर गए हों, कि वो दूसरा मरतबा 2 महीने के अंदर वो दौरा कर रहे हैं अमेरिका का। और एक जो मुझे पता चला है कि वहाँ पर जो सेंट्रल कमांड है उनकी, जो जनरल माइकल ए कुरेला, जिनको हाल ही में हमने अवार्ड भी दिया, और उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी में सुना है कि बड़ा एक अहम रोल प्ले किया था, वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह पर नए एक एडमिरल है नेवी के, वो चार्ज संभाल रहे हैं। तो उनकी जो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी है उसमें दावत दी गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, उसमें वो शिरकत करेंगे, और वो फॉलो अप डिस्कशंस भी होंगी जो जून में उनका विजिट था। तो दैट शोज कि जो लेवल ऑफ आप कह सकते हैं इंगेजमेंट है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान किस कदर बढ़ रही है। और भारत में इस विजिट को लेकर के पहले भी, और ख़ास करके जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा भी है। फिर एक और इसके साथ जो डेवलपमेंट हो रही है कि अगले महीने UN जनरल असम्बली का जो एनुअल इजलास है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसमें शिरकत करेंगे। जो मेरी इतलात हैं कि कोशिश हो रही है कि वहाँ पर साइड लाइन्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनके साथ एक मुलाकात हो जाए, और अभी तक पॉसिबिलिटी यही है, मे बी 80-90% कि शायद वो मुलाकात होगी। और गिवन द फैक्ट जो ट्रंप हैं इस वक्त भारत को वो ट्रोल भी कर रहे हैं, जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वो बेहतर करके, और लगता नहीं है कि इन 1.5-2 महीनों में भारत के साथ कोई ड्रामेटिक तब्दीली आ जाएगी, ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, तो वो शहबाज शरीफ को मिलेंगे। और जो उनका अभी तक स्टाइल है, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, कहीं ना कहीं इंडिया को ट्रोल करने के लिए। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, अभी फरवरी में ग्रेट फ्रेंड उन्होंने करार दिया था नरेंद्र मोदी को, और अब उनको वो ताने मारते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज एक चीज़ अगर वैसे कामरान, अगर हम डेविल्स एडवोकेट की बात करें ना, एटलीस्ट इंडिया शॉर्ट टर्म इसको बहुत बड़े सेटबैक्स आ रहे हैं, सब मेजर जोल्ट के जो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है उनके लिए ऑलमोस्ट उसके दरवाजे बंद हो रहे हैं। 50% एडिशनल टैरिफ है, कुछ कम नहीं है। बट अगर लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसका इन अ वे दे आर ट्राइंग टू सस्टेन द प्रेशर 1 and 2। एक जो इसके अंदर जो इसका एक ड्रॉबैक भी है वो ये है कि जो पहले एक बात समझी जाती थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो अपने वो एक ज़ाती गर्मजोशी का जो वो एक रिफ्लेक्शन देते हैं, वो गले मिलते हैं, वो उनका ख्याल था कि जो पर्सनल उनके जो एक ज़ात का एक इम्पैक्ट है फॉरेन डिप्लोमेसी के ऊपर, वो शायद वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। द ट्रेडिशनल इंडियन जो डिप्लोमेसी है दैट विल हैव टू टेक टर्म कॉइन करते थे हिंदी में कि विश्व गुरु हैं, कि जो अंडर नरेंद्र मोदी भारत जो है वो दुनिया में जाना जाता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से लोग आके एडवाइस लेते हैं कि आप हमारे मुल्कों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करें। और वहाँ पर अब जो क्रिटिक्स हैं उनको ये ताने दे रहे हैं कि ये अच्छे विश्व गुरु हैं कि पूरी दुनिया में ये आइसोलेट हो रहे हैं। और जो आपने बात की कि ज़ाहिर है कि भारत के ऊपर ये जो दबाव आया है, क्योंकि उनका तो यही था कि लॉन्ग टर्म में जो इनके इंटरेस्ट हैं अमेरिका और भारत के, वो आपस में मिले हुए हैं, और वो शायद तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि इवन ट्रंप जितने भी अनप्रिडिक्टेबल हों। लेकिन ये जो जोल्ट लगा है, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, तो वो अपने ज़ाहिर है कि पॉलिसी अकॉर्डिंगली इसको चेंज करेंगे। और उसमें एक जो तब्दीली आई है और इंडिकेशन आ रही हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि वो इसी माह के आखिर में चीन का दौरा करें, जहां पर SCO समिट होना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि माजी में जो 2-3 पिछले समिट हुए हैं तो उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जाने से अवॉइड किया था, उनकी जगह पर वज़ीर ख़ारजा ने अटेंड किया था। उसकी वजह ये थी, एक तो चीन के साथ जो भारत के ताल्लुकात ख़राब थे, दूसरा मगरिब को भी ये पैगाम देना कि हम जो आपके इंटरेस्ट हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि चीन अगर वो जाते हैं तो उसका मकसद अमेरिका को भी ये पैगाम देना है कि आप हमें दबाकर इस तरीके से हमारी जो पॉलिसी है वो तब्दील नहीं करा सकते। उसमें पाकिस्तान के लिए क्या है, क्विकली इंपॉर्टेंट है कि अगर चीन और भारत के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो चीन की जो पॉलिसी है वो तो अभी भी, जब जयशंकर गए थे वहां पर बीजिंग, तो जो मेरी इत्तला है तो वहां पर वज़ीर ख़ारजा के भारत को यही कहा गया था कि आप पाकिस्तान से मुतालिक जो पॉलिसी है वो तब्दील करें, इंगेज करें अगर आपके जो भी इशूज़ हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। बट जिस तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, यू नेवर नो कि कल क्या हो। बहरहाल ये ट्रंप का दौर है, देखते हैं आगे क्या होता है। हम नजर रखेंगे, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। सो स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आपको पता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, क्योंकि IMF से हमारे जो मामलात हैं और ओवरऑल हमारी मईशत भी स्टेबलाइज है, तो अब ज़रा कम तस्करा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। IMF के प्रोग्राम में अभी भी हम मौजूद हैं और उसमें जो मुख्तलिफ वैसे तो शराइत हैं, कुछ लॉन्ग पीरियड के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, और जो बाकी फिर क्वार्टरली आपके रिव्यूज़ भी होते हैं, तो उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं और वो शराइत आप पूरी करते हैं तो तब आपको अगली अक़सात मिलती हैं। तो जो डिस्कशन हमने करनी है कि जो ये जो रिव्यू इस वक्त चल रहा है उसमें जो 5 शराइत IMF ने रखी थी, उसमें से अभी तक पाकिस्तान ने कितनी शराइत पर अमल दरामद किया है, तो क्या इसके हवाले से रिपोर्ट कार्ड है हुकूमत पाकिस्तान? अमरान, ओवरऑल इस प्रोग्राम की 50 शराइत हैं, उसमें से तकरीबन 20-25 तो आपने हर रिव्यू के अंदर मीट करनी होती हैं। इसकी 2-3 कैटेगराइजेशन है। एक जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, सेंट्रल बैंक उसको डील करता है, जो फिस्कल है, जो माली मामलात हैं, उससे फाइनेंस मिनिस्ट्री डील करती है। फिर ओवरऑल सोशल जो स्पेंडिंग है इससे रिलेटेड है, उसमें सूबे भी इन्वॉल्व होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो सोशल इंडिकेटर है उसके ऊपर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कैसे रही विज़ा विज़ द IMF टारगेट्स। आज सिर्फ हम जो वजारत खजाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो 5 बड़ी शराइत थी, पहले अगर नाज़रीन को उनका ब्रीफली बता दें, उनकी शर्त क्या थी, टारगेट क्या था और एंड रिजल्ट क्या रहा। ओवरऑल जैसे अभी कामरान आपको बता रहे थे कि आपको एक फिस्कल स्टेबिलिटी नजर आती है, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट लेवल पे चली गई और एक्सटर्नल सेक्टर में आपको एक सरप्लस मिला, करंट अकाउंट का खसारा नहीं मिला, बेहतरी की तरफ चीजें जा रही थी। लेकिन फिर भी जो अहदाफ हैं, और अहदाफ इसलिए रखे जाते हैं कि आइंदा आपको IMF की जरूरत ना पड़े। 5 जो फिस्कल रिलेटेड अहदाफ थे उसमें से हुकूमत पाकिस्तान ने 3 को मिस किया, हासिल नहीं कर पाए और 2 को हासिल किया। जो सबसे बड़ा एक इनका हदफ था कि 1216 अरब रुपए का चारों सूबाई हुकूमत ने कैश का सरप्लस देना था, यह हदफ हासिल नहीं हो सका। इसमें कोई 296 अरब रुपए की इसमें टारगेट से मिस किया है। इसकी बड़ी वजह सूबों की तरफ से जो स्पेंडिंग थी, जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग थी, और कुछ और भी वजूहात है जिसका हम अगले पार्ट में जाके जिक्र करेंगे। दूसरा हदफ ये था कि जो हुकूमत पाकिस्तान, चारों सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने मिलकर प्राइमरी बजट का सरप्लस वो ये होता है कि जो आपके कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, उसके बाद जो बाकी पैसा बचे वो काफी हो आपकी जरूरियात के लिए। तो वो 2400 अरब रुपए का हदफ था, उसको हुकूमत ने ना सिर्फ हासिल किया बल्कि सरपास किया है। 2400 अरब रुपए के अगेंस्ट 2700 अरब रुपए का सरप्लस है, विच इज अ गुड थिंग, पॉजिटिव साइन, जिसको मदर ऑफ ऑल कंडीशन कहा जाता है, वो पाकिस्तान ने मीट की है। जो सबसे बड़ा एक इशू बना जिसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम भी आए, जो FPR ने 12,970 अरब का टारगेट था नहीं हासिल कर सके, 11,744 हासिल हुआ। और फिर दूसरा जो हदफ एक हासिल हो गया जो कि सूबों के लिए पॉजिटिव है कि सूबों ने 921 अरब रुपए के रेवेन्यू खुद इकट्ठे करने थे अदर देन नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो 921 के अगेंस्ट उन्होंने कोई 979 अरब रुपए के अहदाफ हासिल किए, लेकिन फिर भी 3 कंडीशन मिस हुई। खास तौर पर जो सूबों से रिलेटेड कंडीशन थी कि 1216 अरब उन्होंने कैश सरप्लस दिखाना था, खर्चा उन्होंने दबा के किया, ज्यादा किया, और फिर जो FPR के जो चीजें थी वो भी ठीक नहीं थी। तो वहां पे जो मेजर कंडीशन है कामरान, वो वहां पे मिस हुई है और ये एक इशू है विच इज नॉट अ बोन ऑफ कंटेंशन, बट द अथॉरिटीज से हियर कि प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो आप है उसकी वजह कि हमारे ट्रंप के साथ ताल्लुका ठीक है, और दूसरा चूंकि प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल हो गया, बाकी कुछ चीजें इनकी पॉजिटिव जा रही है। तो शायद अगले रिव्यू में छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, हम रिपोर्ट भी इंशाल्लाह करेंगे जब वक्त आएगा, कोई बड़ा इनको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये चीज़ें उन्होंने 3 अभी तक वो मिस की हैं, ओवरऑल कोई उसका नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि आपने कहा कि मदर ऑफ ऑल जो कंडीशंस थी इस रिव्यू की, जो आपने सरप्लस शो करना था वो तो हमने कर दिया है। एग्जैक्टली इसमें। लेकिन अगर एक चीज जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की, तो जो अखराजात है और आमदनी को बड़ी हम स्क्रूटनी करते हैं, सूबों के ऊपर भी नजर डालने की जरूरत होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही वजह है ये जो चीज है सूबाई जो बजट्स हैं उसका IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बनना, ये इसको मुनफरिद करता है बाकी जो पाकिस्तान और IMF के प्रोग्राम्स थे। अगर आप देखें पंजाब की आमदन जो टोटल थी कोई 4000 अरब रुपया थी, और इसमें 80-85% जो है फेडरल गवर्नमेंट से उनको जाता, खुद वो इकट्ठा नहीं करते। खर्चा उन्होंने किया कुछ 3600 अरब रुपए के करीब, तो उनका जो सरप्लस उन्होंने जनरेट किया वो 348 अरब रुपए का किया, लेकिन करना कितना था उन्होंने 630 अरब रुपया। तो सूबे ने जो उसका हदफ था, जो उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया, वफामती याददाश्त उससे, और जो IMF के साथ जो कमिट किया उसके बाद, उसमें कुछ 45%
अपने हदफ से उन्होंने कम कैश का सरप्लस दिया। यहाँ पे इन्होंने दबा के, आपको पता है चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की, दबा के तरक्याती खर्चे किए उन्होंने, कुछ वहाँ पे एक्सपेंशन भी हो रही हैं, वो चीज़ें वो डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। सिंध की जो टोटल आमदन थी NFC समेत 2300 अरब थी, कोई रफली 2000 अरब रुपए उन्होंने खर्चा किया, उन्होंने अपना सरप्लस दिया 283 अरब, ये भी जो IMF से साथ जो कमिटमेंट थी उसे 16 अरब रुपया कम था। खैबर पख्तूनख्वा का 1500 अरब रुपए की आमदन थी, खर्चा उनका इससे कोई 1250 अरब रुपए के करीब था या 1300 अरब रुपया, उन्होंने 176 अरब रुपए का कैश का सरप्लस दिया जो हदफ से सिर्फ 2 अरब का, ऑलमोस्ट खैबर पख्तूनख्वा ठीक रहा है। अब इसमें कैच ये है कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, जो खुद हुकूमत है, PMLN खुद हुकूमत है, वो पंजाब में IMF के जो अहदाफ हैं उसको मीट नहीं कर पा रही। क्या इसका कसूर इसमें सूबाई हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का, इसका बाद में बात करेंगे। बलूचिस्तान में जो सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट इसमें जो आपने पहलू यही है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त PMLN या इत्तेहादी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट में भी है और पंजाब में भी PMLN की गवर्नमेंट है, और इसके हवाले से जो ब्लेम गेम हुआ है जो बिल्कुल मेरे ख्याल में गैर मामूली और अनयूजुअल बात है, और फेडरल गवर्नमेंट इल्ज़ाम दे रही है पंजाब गवर्नमेंट, और पंजाब गवर्नमेंट का भी एक अपना पर्सपेक्टिव है। तो ये क्या माजरा है, आखिर कसूरवार कौन है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि जो IMF की ये जो रिव्यू है सेकंड, उसकी जो 5 शराइत थी उसमें से 2 पर तो अमल दरामद किया है वफाकी गवर्नमेंट ने, लेकिन 3 ऐसी शराइत हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और उसमें जो ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट वर्सेस पंजाब या चचा वर्सेस भतीजी, अगर मेरे ख्याल में कोई गलत मैं नहीं कह रहा, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन कुछ बाकी जो हमेशा एक हमारा इशू रहा है और IMF भी उस पर फोकस करता रहा है कि ताजरों से आप जो टैक्स है उसको इकट्ठा करना चाहिए, तो उसके हवाले से भी शायद कोई हमारी कारकर्दगी इतनी काबिल सताइश नहीं है। कामरान, उससे पहले मैं एक चीज़ बलूचिस्तान के बारे में बात करना चाह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। बलूचिस्तान की हुकूमत, आपको पता है कि इस साल मार्च या अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम लेवी जो है उसके रेट में 8 रुपये फी लीटर इजाफा किया, सिर्फ इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर जो खूनी सड़क है N25 उसकी तामीर के लिए। तो मैं उस वक्त भी मैंने ट्वीट भी किया था कि बलूचिस्तान में पैसों का मसला नहीं है, बलूचिस्तान में मसला इंतजामी ज़्यादा है, बड़ा रकबा है, ज़्यादा पैसा चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात है। कि सर बलूचिस्तान के बजट को देख लें और हुकूमत अगर चाहे तो इसको IMF ये वाली जो कंडीशन है कैश सरप्लस उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है कि सूबे को खर्चा करना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। 881 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की आमदन है कामरान बलूचिस्तान की, 881 के अगेंस्ट 767 अरब रुपया उन्होंने खर्चा किया, और कैश सरप्लस उन्होंने 113 अरब रुपया उनके पास पैसा बचा हुआ है, जो IMF के हदफ से भी 3 अरब रुपया ज्यादा है, कम नहीं है। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि बलूचिस्तान के नाम पर अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ खुदारा मत डालिए। बलूचिस्तान में मसला अब इंतजामी है, पैसों का नहीं है, सिक्योरिटी है, उसमें इंडिया का किरदार है, बाकी अगर कोई दूसरी जो फॉरेन पावर्स उनका कोई रोल है वो एक सेपरेट इशू, बट इट्स नॉट द मनी प्रॉब्लम हियर। अब एक और जो चीज बिफोर गोइंग टू चाचा भतीजी जो आपने भी बात की है, देखिए नंबर्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं अकाउंटिंग में कि जी सारे अहदाफ हो रहे हैं, FBI इज अ प्रॉब्लम, उसने शॉर्टफॉल लिया, बट एक जो चीज़ है वफाकी हुकूमत का जो टोटल आमदन थी उसमें उसके जो अखराजात है अगर उसको देखें, जो टोटल आमदन थी उसकी कोई 17,100 अरब रुपया थी, ठीक है। 17,100 अरब रुपये में से कुछ 6,900 अरब रुपया जो था वो सूबों को उनका हिस्सा चला गया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के अंदर। तो नाज़रीन कुछ 9,900 अरब रुपया वफाकी हुकूमत की जो खालिस्तान आमदन थी। अब 2 खर्चे ऐसे हैं जो इस खालिस्तान आमदन से भी ज्यादा है। खर्चा नंबर 1 हमारा जो है कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, 8,900 अरब रुपया पिछले माली साल में बावजूद इसके कि जो शरह सूद थी वो 22% से 11% पे आ गई, 8,900 अरब रुपया हुकूमत ने खारिज किया कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के ऊपर, और दिफा के ऊपर तकरीबन 2,200 अरब रुपए के करीब खर्चा था। ये दोनों खर्चों को अगर आप जमा कर लें और जब वफाकी हुकूमत की खालिस्तान आमदन बच जाती है सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वो 9,900 अरब रुपया बचती है, तो कुछ 1150 अरब रुपए का अभी भी शॉर्टफॉल है। इन 2 खर्चों को अगर आप उसको मीट करना हो तो 2 खर्चे पूरे करने के लिए भी जो वफाकी हुकूमत की आमदन है वो काफ़ी नहीं है। तो बाकी जो अखराजात हैं, काबीना की एक्सपेंशन, गाड़ियाँ, तनख्वाहें, पेंशन, तरक्याती बजट, सब कुछ कर्ज लेके आज भी चल रहा है। तो इसलिए हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है जितनी गवर्नमेंट क्लेम कर लेती है। अब आ जाते हैं जो मसला है,
कामरान, जब ये खपी कि हमने 3 अहदाफ मिस किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ जो तय थे, तो मेरी इत्तला ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया। उन्होंने वजारत ख़जाना से और FBR से पूछा कि आप तो इतनी अच्छी रिपोर्ट्स दे रहे थे, ये अहदाफ कैसे मिस हो गए? तो उसके जवाब में जो ज़राए बता रहे हैं कि वजारत ख़जाना ने फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि जी इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये जो सबसे बड़ा जो हदफ मिस हुआ है वो तो किया उसने पंजाब की ने किया है, कैश सरप्लस का हासिल नहीं हुआ, तो पंजाब ने तरक्याती कामों पे ज़्यादा खर्च किया है, इसलिए वो अपना जो है हदफ हासिल नहीं कर रहे। तो फिर इतलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पंजाब की हुकूमत से रब्ता किया और पंजाब की हुकूमत ने जो है फिर आगे से कहा कि हमारा कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, आपकी वजारत ख़जाना का कसूर और आपका FBR का कसूर है। ये जब सारी डेवलपमेंट हो रही थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैंने कहा इसको फॉलो करना चाहिए। मैंने पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है अज़मा बुखारी साहिबा, उनको सवालात भेजे कि वफाकी हुकूमत कह रही है कि आपका कसूर है, आपकी वजह से जो कैश सरप्लस जो है वो हासिल नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग जवाब था अज़मा बुखारी साहिबा का, उसको हम रिपीट कर देते हैं। उसमें 2-3 पॉइंट्स उनके बड़े अहम थे, उन्होंने राइटिंग में हमें ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जी वफाकी हुकूमत की अगर वीक रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस हैं और अगर वो अपने हिसाब से कम जो टैक्स है वो इकट्ठा करेगी तो हमें जिम्मेदार इसका ना ठहराया जाए। FBR ended well below even the revised estimate mark. With such weak revenue forecasting and drastic downward adjustments so late in the fiscal year by FBR, it is not reasonable to expect a province to meet the budgetary estimates of surplus target. बड़ा सीधा खरा जवाब दिया पंजाब ने, PMLN की पंजाब गवर्नमेंट ने PMLN की वफाकी गवर्नमेंट को। और उनके 3 पॉइंट्स जो अज़मा बुखारी के थे अगेन हैव सम रेलेवेंस और उनमें वजन भी है तीनों बातों में। पहली बात उन्होंने ये कही कि जब FBR का हदफ जो था 12,900 अरब से रिवाइज होकर 12,300 अरब हुआ और फिर जब 12,300 से 11,900 अरब रुपया हुआ तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? वफाकी हुकूमत ने बकौल अज़मा बुखारी साहिबा के 12 जून तक किसी भी सूबे को नहीं बताया कि FBR का टारगेट रिवाइज हो चुका है। तो जब हमें बताया नहीं तो हम खर्चे कैसे कंट्रोल करें? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा कि इवन के 11,900 का भी नहीं बताया और फिर एक्चुअल कलेक्शन में 11,744 अरब। तो उसके अगेंस्ट जो सूबे का हिस्सा बनता था वो बनता था जितना भी, उससे इन्होंने हमें 191 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को कम ट्रांसफर किया। तो जब आपने पैसे ही हमें कम ट्रांसफर किए तो फिर हम कैसे कसूरवार हो गए? दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्टली उन्होंने कहा जी कि आपकी जो फोरकास्टिंग है वो गलत है। तो तीनों पॉइंट्स कामरान वैलिड पॉइंट्स बाय द गवर्नमेंट, बट द रिप्लाई वाज वेरी इंटरेस्टिंग। that is the whole story in this thing. नहीं तो उस अभी इस पर वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से या FBR की तरफ से फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं आया, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि बड़ा एक रेलेवेंट और टू द पॉइंट उन्होंने जवाब दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ज़ाहिर है कि पंजाब में भी फेडरल में भी दोनों में PMLN की गवर्नमेंट। कामरान, इसमें देखिए वफाकी हुकूमत ऑफ डिफेंसिव के ऊपर है, क्योंकि इनका जो पहले ख्याल ये था कि हम पंजाब को दबा लेंगे। अब क्यों दबा लेंगे मुझे नहीं पता इस बात के ऊपर, क्योंकि वफाकी हुकूमत के जो इदारे उनकी तरफ से ये जो है ना वो गन्स का रुख जो है प्राइम मिनिस्टर का उस तरफ मोड़ा गया, लेकिन आगे से जवाब आया तो गन्स वापस आ गई। मेरी इतला ये है इसमें 2 डेफिनेटली, एक तो कसूर FBR का, FBR अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, ओवर प्रोजेक्शंस की। और मैं फिर बारहा वो मुझे याद करें जून 2024 जो मेरी कन्वर्सेशन थी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब से के साथ पिछले साल, अहदाफ आपके अनरियलिस्टिक, उसका ये नुकसान होता है सूबे ज्यादा खर्चा कर जाते हैं, आपसे हदफ हासिल नहीं होता, पैसे क्योंकि सूबे तो बेस्ड ऑन जो प्रोजेक्शंस इनकी होती है उसके मुताबिक अपना बजट बनाते हैं। एक्चुअल बलूचिस्तान के अलावा बाकियों को सारा एक्चुअल की बेस पे पैसा मिलता है, एक पॉइंट। दूसरा जो एक वजारत खजाना की भी इसके अंदर कोताही है, वजारत खजाना की कोताही ये है नाज़रीन इसके अंदर कि जब ये सारा मामला हो गया था, एक्चुअल जब टारगेट फर्दर आपको रिवाइज करना पड़ गया तो आपने सूबों को क्यों नहीं बताया? वजारत खजाना अगर वक्त पर सूबों को बता देती कि ये 11,900 थर्ड टाइम रिवाइज हदफ हो गया है तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। होपफुली बावजूद इसके कि ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है, IMF के प्रोग्राम में जो पाकिस्तान को है वो उस किस्म से जो है कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। होपफुली अगले माह जब ये मुज़ाकरात होंगे तो हम $1 अरब की अगली किस्त हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो गज़ा में जब से
इसराइल ने वहाँ पर बर्बरियत का आगाज़ किया है और उसके बाद उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इवन जो मगरबी मीडिया है, उस पर पाबंदी आयद कर रखी है कि वहाँ से वो रिपोर्ट नहीं कर सका, ताकि वहाँ पर जो जंगी जराइम कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उसको छुपा सकें। लेकिन हाल ही में जो कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं जुलाई 2023 और जो जुलाई 2025, अगर आप उसको देखें तो 78% वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो तबाह हो चुकी हैं। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है हार्ड लाइन, उनका अभी भी दिल नहीं भरा। और आज इजराइल की सिक्योरिटी काबीना ने एक और मुतनाज़ा प्लान जो है उसकी मंजूरी दी है, जिसके तहत जो गजा शहर है, जिसकी कोई आबादी 10 लाख के करीब है, उसको मुकम्मल कंट्रोल करने का एक नया मंसूबा सामने आया है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पर मौजूद जो 10 लाख अफराद हैं, उनको वहाँ से निकल जाने का कहा जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर लोग भूख और कहत की वजह से, और फिर जो इजराइल जिस तरीके से कत्लेआम कर रहा है, वहाँ पर एक इंसानी जो अलमिया है वहाँ पर मौजूद है, और उनके इस प्लान के नतीजे में मजीद वहाँ पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। ये कितना प्लान तबाहकुन है, खुद जो उनकी अपोजिशन की जमातें हैं इजराइल की, वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। इवन इजरायली फौज के जो सरबराह हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, जो डेवलपमेंट हुई है, जर्मनी जो सबसे बड़ा एक अमेरिका उनका इत्तेहादी है, उसने भी बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और फौरी तौर पर वो तमाम असला जो इजराइल को देता है, जो गजा में इस्तेमाल होता है, उस पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। और ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि अमेरिका के बाद अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा असला फराहम करता है इजराइल को, तो वो जर्मनी है। 66% जो असला है इजराइल वो अमेरिका से लेता है, और बाकी 33% उसको जर्मनी जो है वो सपोर्ट करता है। और जर्मनी ने अब ये फैसला किया है कि उनके इस जो नया प्लान है उसके बाद कि वो जो असला है उसकी सप्लाई उसे रोक देगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, सिंबॉलिक भी है, सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि जर्मनी ही आपको पता है वो मुल्क है जिस पर जो हॉलोकॉस्ट और जो इजरायलीज और जो यहूदी कहते हैं कि हिटलर ने उनका कत्लेआम किया था। और अब मगरिब जो है, बावजूद इसके कि इजराइल के वो इतना करीब हैं, जिस तरीके के ये जेनोसाइडल स्टेप्स ले रहे हैं, उनके लिए भी सपोर्ट करना इजराइल को मुमकिन नहीं। कामरान, ये जो कुछ अब बात आप करें जर्मनी की, फ्रांस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि हम जो है पैलेस्टीन की जो रियासत है उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट आई। बट द पॉइंट है इज के जो इसका सबसे बड़ा बैकर है इसराइल का, वो तो अमेरिका है। और ये जो अभी सिक्योरिटी कैबिनेट ने उनकी प्लान की मंजूरी दी है, जिसकी अभी फुल कैबिनेट ने मंजूरी देना उसकी बाकी है, ये प्लान तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब वो सदर बने थे उन्होंने रिवील कर दिया था कि जो हम इसको टेक ओवर करेंगे, गाजा को टेक ओवर करने के बाद उसको रीबिल्ड करेंगे, दुनिया का सबसे अच्छा खिता बना देंगे और उसमें किसी और की हुकूमत होगी। तो ये तो सारी चीजें वही हैं। अभी भी जो इसराइल बात कर रहा है कि जी हम टेक ओवर करेंगे, टेक ओवर करके हमास के पास भी हुकूमत नहीं होगी और हमारे पास भी नहीं होगी, थर्ड पार्टी को हम जो है वो इख्तियार देंगे। Isn't it the same plan which Donald Trump gave a few months back? I think लग ऐसे ही रहा है। इनफैक्ट 2 रोज पहले जब सवाल हुआ अमेरिकी सदर ट्रंप से रिगार्डिंग कि ये खबरें आ रही थी कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं या वो ऐसा प्लान बना रहे हैं कि वो गाजा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस पर जो अमेरिकी सदर ट्रंप का जवाब था हैरान कुन था, क्योंकि वो अमेरिका की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसके खिलाफ है। और उन्होंने कहा था कि इट इज़ अप टू इजराइल कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी सिक्योरिटी काबीना ने ये प्लान अप्रूव किया है, तो इसका मतलब है कि विद फुल सपोर्ट ऑफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप। तो अब आई डोंट नो कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, बट मैं खुद सुबह एक BBC के ऊपर इजराइल के एक अपोजिशन लीडर को सुन रहा था। इवन तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग हार्ड लाइनर ही हैं, तो वो खुद ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा, ये रिप्रेजेंट करते हैं ज़ायनिस्ट को, यानी कि वो ग्रेटर जो इजराइल का मंसूबा है। मतलब इजराइल के अपने अपोजिशन के लीडर ये बात कर रहे हैं कि ये जो गाजा को कंट्रोल करने वाली बात है कि शायद ये मोर देन जस्ट रिलीज, जो को कहते हैं कि 20-21 अभी भी जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं वो हमास के पास हैं, उनको छुड़वाना मकसूद है। बट वो कहते हैं कि शायद इसका जो प्लान है उससे बियॉन्ड है। अब जो पहला जो आपने फ्रांस का और यूके का जिक्र किया रिकग्नाइज करने वाला, वो तो एक सिंबॉलिक है। बट आई थिंक लोग जब बात करते हैं कि अगर वाकई आप इजराइल को रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप जो उनको असला फराहम कर रहे हैं वो रोकना, तो पहला स्टेप लेना। तो जर्मनी ने आई थिंक इसके हवाले से एक स्टेप लिया है। अब क्या इजराइल पर उसका असर पड़ेगा, दैट ऑफ कोर्स रिमेंस टू बी सीन। अगर जर्मनी उसको असला नहीं भी देता तो अमेरिका तो देगा, दैट इज फॉर श्योर। अमेरिकन टैक्स पेयर्स की मनी जो इस्तेमाल हो रही है मासूम
फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द, बुजुर्ग सब शामिल है और अभी तक सब सिंबॉलिक हो रहा है, कोई रियल एक्शन नहीं ले रहा। इस पर एक जो चीज़ ये, अब चूँकि UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अभी भी पाकिस्तान के पास है, दिस इज नहीं जुलाई में दैट एंडेड। तो एज अ नॉन परमानेंट मेंबर क्या पाकिस्तान वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन ला के कोई जो परमानेंट मेंबर्स इनको एक्टिवेट कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ चाइना, रशिया एंड अदर कंट्रीज, या इस पे क्या पाकिस्तान का क्या पॉसिबल रोल हो सकता है? एक्टिवली ऑफ कोर्स रोल प्ले कर रहा है। इवन कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, आज भी मैं वो देख रहा था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पाकिस्तान ने भेजी है गजा में, और UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काफ़ी पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है। बट ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स, उसके लिए आपको कंसेंसस ज़रूरी है। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और अमेरिका आमतौर पर आपको पता है कि वो वीटो कर देता है। उसमें जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट आई थिंक पहलू है कि पाकिस्तान का हाल ही में बल्कि इसी हफ्ते जो विजिट किया था वीकेंड के ऊपर ईरान के सदर ने पाकिस्तान का, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बड़ा फोर्सफुल स्टेटमेंट था रिगार्डिंग गाजा, और उसमें आई थिंक बड़ी खुल के उन्होंने बात की कि जो मनाजिर गाजा से सामने आ रहे हैं, मुस्लिम दुनिया खास करके जो सिविलाइज दुनिया है, उसको एक यूनाइटेड जो स्टैंड है वो अपनाना होगा और इसको रोकना होगा। और उन्होंने कहा कि जो तारीख है हमें माफ़ नहीं करेगी अगर हम सिर्फ ज़बानी इसकी मजम्मत करते रहे, प्रैक्टिकली इसके स्टेप्स हमें लेना होंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो कौन लेगा। इस्लामी दुनिया की OIC की बात करें तो उसके क्रेडिबिलिटी या उसकी कितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है वो उसके ट्रैक रिकॉर्ड से बड़ा वाज़े है कि बावजूद इस जेनोसाइड के कई जो मुस्लिम और अरब ममालिक हैं वो इसराइल को ऑलरेडी कुछ तस्लीम कर भी चुके हैं। कई जो ममालिक हैं उनके साथ इंगेजमेंट भी चल रही है। तो हु नोज़ कि जो बेचारे निहत्ते मासूम जो फ़लस्तीनी हैं उनको कौन सपोर्ट करेगा। बट एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि जो भी इसराइल ने अभी तक गजा के अंदर बर्बरियत मचाई है वो हमास को या जो थ्रेट वो ख़त्म करना चाहते हैं उसको ख़त्म नहीं कर पाए। इवन गजा शहर के ऊपर भी अगर वो कब्जा कर लेंगे, अगर उनका ख्याल है कि उससे इसराइल की रियासत महफूज हो जाएगी, तारीख हमें ये बताती है कि ऐसा कभी होगा नहीं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।